नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों में क्या हुआ, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर, जिन्होंने कहा है कि एलएसी पर कोई बदलाव मंजूर नहीं किया जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में अब हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की वजह से ही इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। आगे उन्होंने बताया कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी लद्दाख में अपने दुस्साहस को लेकर भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण अप्रत्याशित परिणाम का सामना कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी भी तरीके का कोई बदलाव एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनरल रावत ने कहा कि सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने आगे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार प्रॉक्सी वॉर यानी कि छंदम युद्ध और भारत के खिलाफ बयानबाजी के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध और भी खराब हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में हड्डी जमा देने वाली ठंड में भी भारत के 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात है। 6 महीने से अधिक से चल रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने लगभग वहां पर अपने करीबन 50,000 सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। भारत हमेशा से ये कहता आया है कि सैनिकों को हटाने और तनाव को कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। हालांकि तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच आज 8वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। हालांकि इसके क्या परिणाम आएंगे, इसके बारे में हम आपको आगे डिफेंस अपडेट में जानकारी दे देंगे। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। वो आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत को दूसरा बैच राफेल्स का मिल गया है और उसके बाद अब भारत और फ्रांस की पनडुब्बियों की योजना जो है उसे आगे बढ़ाए जाने की योजना पर काम चलना शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के P-75I के तहत पनडुब्बी खरीद टेंडर के लिए जो पनडुब्बियां आएंगी वो पनडुब्बियां फ्रांसीसी शिप बिल्डर नेवल ग्रुप से आएंगी, जो कि मेक इन इंडिया की दिशा में एक लंबे संबंध की पेशकश की तैयारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक सितंबर में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में वार्ता भी हुई, जिसमें कि इंडो फ्रेंच रक्षा सहयोग और खरीद अनुबंधों पर चर्चा की गई थी और इनमें से एक विषय था P-75I पनडुब्बी टेंडर में एयर इंडिपेंडेंट प्रबंधन तकनीक के साथ 6 स्टील्थ पनडुब्बियों का निर्माण करना है, जो पहले ही भारतीय नौसेना को भेजे जा रहे डिपो की तुलना में लंबे समय तक जलमग्न रह सकती हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख श्री वी पंत के अनुसार इस सौदे को अगले साल में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इसका मूल्य करीबन $420 बिलियन है। नौसेना समूह वर्तमान में 6 कलवरी पनडुब्बियों को वितरित करने के लिए भारत के सरकारी स्वामित्व वाले मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ काम कर रहा है, जिसकी कीमत करीबन $230 बिलियन है। इनमें से 2 पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं, 2 समुद्री परीक्षणों के दौर से गुजर रहे हैं और 2 निर्माणाधीन है। परियोजनाओं में फ्रांसीसी कंपनी से अपने भारतीय भागीदारों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। आपको बता दें कि फ्रांस पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के साथ अधिक रक्षा व्यापार कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2010 से 2014 तक फ्रांस भारत का 8वां सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, जिससे $199 मिलियन के सौदे हुए। श्री पंत के अनुसार फ्रांस भारत के लिए प्रतिबद्ध है, खास करके ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात आती है। P-75I पनडुब्बियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नौसेना की अगली पनडुब्बी निर्माण परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी दृष्टि से इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी होगी। ये भी दोस्तों, फ्रांस हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी सपोर्ट करता है और वो भारत का सपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भी करता रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के साथ भीमबर सेक्टर में एक पाकिस्तानी सेना के स्नाइपर को खत्म कर दिया। स्नाइपर्स का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए बलों ने यानी कि जो हमारी डिफेंस फोर्स थी उसने थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल किया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की अनुमति देने के लिए नियंत्रण रेखा पर स्नाइपरों को तैनात किया है, लेकिन अगली जगह पर तैनात भारतीय सैनिकों ने स्कैको TRG-42 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया। इस राइफल की प्रभावी रेंज 1200 मीटर है। कार्रवाई में एक नाइट विजन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया था। 2020 में पाकिस्तान ने अब तक 800 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। अगली खबर पुलवामा को लेकर आ रही है, जहां भारतीय सैनिकों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जिले का घेराव किया और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनका उपचार चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रात भर चले इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया है।
अगली खबर की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुरक्षा का विषय काफी संवेदनशील है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई बातें हैं जिन्हें मैं खुलकर सबके सामने नहीं बता सकता। फिर भी मैं इतना कहूंगा कि जब हम भारत की सीमाओं की बात करते हैं तो हम 7 देशों के साथ जुड़ी सीमाओं की बात करते हैं। पिछले 73 साल में कई बार चुनौतियां आई हैं, मगर हमारी सेना ने सफलतापूर्वक इसका सामना किया है। जम्मू कश्मीर में सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच इतना बेहतर कोऑर्डिनेशन है कि हमें आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी आतंकवाद लगभग समाप्त होकर रहेगा। पहले से आतंकवाद में भारी कमी आई है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर कई सारे हथकंडे आजमाए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हमारे जवान सीमा पार कर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एलओसी के बाद हमारी दूसरी चुनौती एलएसी की है, जो कि चीन के साथ है। हर सरकार ने इसे स्वीकार किया है। इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते और प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देश एलएसी पर पेट्रोलिंग करते हैं और ये सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है। समस्या तब आती है जब चीन की सेनाओं के द्वारा एग्रीड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि एलएसी पर किसी भी तरीके का बदलाव को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भूटान और नेपाल का भी जिक्र किया कि उन देशों के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है और हमारा विश्वास है कि हम बेहतर तरीके से तालमेल स्थापित करेंगे। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो इसरो को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इसरो के EOS-01 की लॉन्चिंग की अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 को कल लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने कहा कि इसकी लॉन्चिंग 7 नवंबर को लॉन्च व्हीकल PSLV C-49 से की जाएगी। इसके साथ ही 9 अंतरराष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग भी होगी। लॉन्चिंग का समय दोपहर 3:02 रखा गया है। इसरो ने कहा कि PSLV C-49 EOS-01 मिशन की लॉन्चिंग के लिए आखिरी गिनती श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 1:02 पर शुरू हुई। भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अपने 91वें अभियान में 9 अन्य देशों के सैटेलाइट के साथ EOS-01 को मुख्य सैटेलाइट के तौर पर प्रक्षेपित करेगा। इसरो ने कहा कि इस सैटेलाइट का उपयोग कृषि, वन्य और आपदा प्रबंधन में भी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मुद्दा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।